गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है इसका क्या प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना क्या है। ग्लोबल वार्मिंग की घटना ये है कि औद्योगिक क्रांति के बाद मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल या पृथ्वी की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये एक जगह से दूसरी जगह तापमान बढ़ने की जो दर है ये अलग अलग है। पूरे विश्व में या पूरे ग्लोब पे एक समान तापमान बढ़ने की दर नहीं है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। कहीं पे 0.1 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीजिंग है, कहीं पे 0.5 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीजिंग है, तो कहीं पर 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की भी बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ है, इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस इस बात पे करेंगे कि इसका प्रभाव क्या होगा या इस ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन क्षेत्र किस तरह से प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि वैश्विक ऊष्मन का डायरेक्ट प्रभाव होगा हमारे जनजीवन पर, या इसको कहा जाए कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है या जैव विविधता है, इस पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जो जीवों का अनुकूलन होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, दीर्घ प्रक्रिया के अनुकूल वो जीव अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग गर्म खून वाले हैं, 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे कम होने लगेगा, 37 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो हमें हाइपोथर्मिया का अनुभव होगा। और हाइपोथर्मिया ये एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत तेज ठंडी लगेगी और धीरे धीरे हमारे अंग जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, या ये कहा जाए कि जो ब्लड सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगी, डेड कर जाएंगी और हम मर जाएंगे। तो ये घटना है। अगर यही टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ता जाएगा तो एक सीमा ऐसी आएगी जहां हमें हाइपरथर्मिया का अनुभव होगा, या जिसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक का अनुभव होगा, और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो कोलैप्स कर जाएगा, या हमारी बॉडी के जो अंग्स हैं वो फेल कर जाएंगे, जितने अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब फेल कर जाएंगे और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अभी आता है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी एक लॉन्ग टर्म में इसको एडॉप्ट की है। अगर धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा लाखों साल, करोड़ों साल में, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी भी इसका अनुकूलन करने में या एडॉप्टेशन में सक्षम हो। लेकिन हमने क्या किया है कि बहुत कम समय में बहुत अधिक तापमान की वृद्धि कर दी है अपने वातावरण में, जिससे हमारी बॉडी ही एडॉप्टेशन करने में असक्षम हो जाएगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म मिलेगा, बहुत कम समय मिलेगा एडॉप्टेशन का, और इस तरह से एडॉप्टेशन नहीं कर पाएगी। तो एक तो हम लोग के ऊपर ही जो हम लोग की दक्षता है या इफिशियंसी है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरे जो बाकी जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं पर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा, बहुत विनाशक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जीव हैं जो अनुकूलन करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उनको इतना पर्याप्त समय नहीं मिलेगा कि वो इसके साथ अनुकूलन कर सकें। तो वो क्या हो जाएंगे कि वो हमारी जो जैविक मंडल है या बायोस्फीयर है उससे वो विलुप्त हो जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं का विलोपन होगा। किस कारण से? तापमान बढ़ने के साथ साथ। तो एक तो ये प्रभाव पड़ेगा कि जनजीवन प्रभावित होगा, या बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये हम लोग देख रहे हैं, बाकी कई बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो जीव जंतु हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं कि जिनके बारे में हमें ज्ञात भी नहीं है, और वो आए और
विलुप्त होकर चले गए, यानी कि बहुत से जीव जंतुओं के बारे में हमें पता ही नहीं है। एक अनुमान के अनुसार माना गया है कि पृथ्वी पर लगभग 8.7 प्रजाति की जीव जंतु हैं, 1.7 मिलियन प्रजाति के जीव जंतु हैं, यानी कि लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं। और इसका बहुत छोटा पार्ट से हम डिस्कवर कर पाए हैं, बाकी अभी भी हमारे लिए अननोन है। तो इसका मतलब कि बहुत से जीव जंतु ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं होगा, उनके प्रभाव या उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है इस विषय में हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो हमारी धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो पहला तो ये होगा, बायोडाइवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि जो हमारा क्रायोस्फीयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिममंडल, क्रायोस्फीयर जिसको हम लोग हिममंडल बोलते हैं, ये विलुप्त हो जाएगा या ये लगातार सिकुड़ता जाएगा। क्रायोस्फीयर क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि जो भी जल का भाग या वह जल जो ठोस रूप में है या बर्फ के रूप में है, उसे कहा जाता है क्रायोस्फीयर या हिममंडल। अर्थात जो जल है ये 3 रूपों में पाया जाता है। एक गैसीय रूप में पाया जाता है जो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में होता है, जिसको वाटर वेपर बोला जाता है, ये गैसीय रूप में होता है, भाप के रूप में होता है। दूसरा जल जो होता है द्रव के रूप में होता है, जो बहता हुआ दिखाई देता है हमें नदियों में, झीलों में, तालाबों में या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में होता है। तीसरा जो होता है वो ठोस रूप में जल होता है, जो बर्फ के रूप में या हिम के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जल का वह भाग जो ठोस अवस्था में है उसको क्रायोस्फीयर कहा जाता है। और ये क्रायोस्फीयर है कहाँ कहाँ हमारी पृथ्वी पर? ये क्रायोस्फीयर हमारी पृथ्वी पर देखा जाए तो एक भाग इसका उत्तरी ध्रुव पर है और दूसरा भाग इसका दक्षिणी ध्रुव पर है, यानी कि ये आर्कटिक सर्किल के उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव पर, और ये अंटार्कटिक सर्किल के दक्षिण में या अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिणी गोलार्ध में है। ये दोनों बहुत बड़े भाग हैं क्रायोस्फीयर के। लेकिन एक तीसरा पार्ट भी है क्रायोस्फीयर का और वो है पर्वतों की हिमाच्छादित चोटियाँ, यानी कि पर्वतों पे जो ऊंचे पर्वत हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं या और उत्तर में या दक्षिण में हैं, यानी कि वो पर्वत जो हमेशा हिमाच्छादित रहते हैं। यहाँ पर आइस कैप्स होती हैं या हिमटोपियाँ होती हैं और ग्लेशियर्स होते हैं। ये जो क्रायोस्फीयर के भाग होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि इस क्रायोस्फीयर का क्षेत्रफल घटेगा। अब जब क्रायोस्फीयर का क्षेत्रफल घटेगा तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्रायोस्फीयर जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितना जल है, अगर हमारी पृथ्वी पर कुल जल के वॉल्यूम को 100% मान लिया जाए तो इसका 97.5% खारे जल के रूप में सागरों में स्थित है। यानी कि जितना हमारी पृथ्वी पर जल है उसका लगभग 97.5% भाग खारे जल के रूप में सागरों में है, जिसका डायरेक्टली यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं या इसका प्रत्यक्ष हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पीने के लिए या अपने दैनिक उपभोग में जो 2.5% जल बचा हुआ है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा या कहा जाए कि इसका लगभग 2/3 से अधिक हिस्सा वो इसी क्रायोस्फीयर में है। यानी कि जो 2.5% फ्रेश वाटर है कुल वाटर में से, उसका लगभग 2/3 से अधिक हिस्सा ये क्रायोस्फीयर के रूप में है। ठीक है, और बाकी इसका 1/3 हिस्सा, कुछ हिस्सा उसका अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, कुछ वायुमंडल में है गैस के रूप में, और कुछ सरफेस वाटर के रूप में है जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जब ये क्रायोस्फीयर पिघलेगा या इसका एरिया घटेगा तो इसका क्या होगा कि फ्रेश वाटर का रेशियो घटेगा पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि ये पिघल कर समुद्र में ही मिलेगा। जो क्रायोस्फीयर का जल है या जो पर्वतों की चोटियों पे स्थित जल है, ये भी क्या होगा, ये भी पिघल कर नदियों के माध्यम से प्रवाहित होते हुए अंततः समुद्र में मिल जाएगा। तो फ्रेश वाटर का रेशियो है वो घटेगा।
और जाहिर सी बात है कि ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है ये पृथ्वी पर बहुत लंबी अवधि में स्थापित हुआ है। और ये जब रेशियो चेंज होगा तो हमारे पृथ्वी पर जल का वितरण भी बुरी तरह से प्रभावित होगा, और इससे ना केवल जीव जंतु प्रभावित होंगे बल्कि हमारा हाइड्रोजन साइकिल भी प्रभावित होगा। क्रायोस्फीयर यदि पिघलेगा तो पहला जो जल चक्र है वही प्रभावित होगा, और जब जल चक्र प्रभावित होगा तो इसका मौसम पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जीव जंतुओं पर तो पड़ेगा ही, बायोडाइवर्सिटी पर तो पड़ेगा ही, खासकर मौसम पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो जो जल का, स्वच्छ जल और लवणीय जल का जो वितरण है वो प्रभावित होगा। दूसरा क्या होगा कि जब क्रायोस्फीयर घटेगा तो जाहिर सी बात है कि जो जल हिम के रूप में जमा हुआ है ये द्रव के रूप में आएगा, और इससे क्या होगा कि इससे सागर में ये जल मिलेगा तो सागरीय जल का घनत्व तो कम होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर जब सागर में मिलेगा तो सागरीय जल का घनत्व तो कम होगा। तो इससे क्या होगा कि जो जीव जंतुओं का एडॉप्टेशन है सागरों में जिस घनत्व पर, वो प्रभावित होगा, क्योंकि जब फ्रेश वाटर मिलेगा तो इससे सागरीय जल का घनत्व तो कम होगा, या कहा जाए कि सागरीय जल कम डेंसिटी वाला होगा, तो इसका जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला क्या होगा कि इस जल के मिलने से सागरीय सतह धीरे धीरे ऊपर उठेगी, यानी कि जो सागर का जल है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी, और इसके उठने से जो तटीय भाग हैं स्थलों के तटीय भाग हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। यानी कि समुद्र तल में जब उत्थान होगा, क्योंकि ये हिम पिघलकर समुद्र के पानी में मिलेगा तो सागरीय जल स्तर ऊंचा होगा। अब ये सागरीय जल स्तर ऊंचा होगा तो इसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट होगा कि जो स्थलों के तटवर्ती भाग हैं वो सबमर्ज होंगे। तो ये अपने आप में एक समस्या तो है, कोस्टल एरिया सबमर्ज होंगे, साथ में ये कई समस्याओं को बढ़ा देगा। अब कोस्टल एरिया सबमर्ज होगा तो इसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा कि जो लैंड सरफेस है या कुल स्थलीय क्षेत्रफल है वो घटेगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुल पृथ्वी का जो हमारा सरफेस एरिया है वो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास टोटल लैंड सरफेस है पृथ्वी का, या एरिया है, सॉरी, उसमें लैंड और सी दोनों है। इस 51 करोड़ में लगभग 36 करोड़ समथिंग जो है वो जलीय क्षेत्र है या महासागरीय क्षेत्र है, और ये लगभग 71% के आसपास बैठता है। जो स्थलीय क्षेत्रफल है वो 14 करोड़ समथिंग लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कुल अर्थ के सरफेस का 29% बैठता है। अब जाहिर सी बात है कि जब समुद्र तल उथला या ऊपर होगा, बढ़ेगा, तो कोस्टल एरिया जो तटवर्ती क्षेत्र हैं ये जलमग्न हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि स्थल का क्षेत्रफल अब घट जाएगा पहले की अपेक्षा। इसका मतलब यही है कि हमें रहने के लिए जितनी ज़मीन पहले उपलब्ध थी वो ज़मीन कम हो जाएगी। तो एक तो ये होगा कि हमारे लिए लैंड सरफेस एरिया कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि इन कोस्टल एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं या इस तटवर्ती क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं ये बड़े पैमाने पर विस्थापित होंगे। जैसे भारत में देखा जाए तो भारत में बहुत से ऐसे शहर हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जैसे जामनगर है, भुज है, पोरबंदर है, मुंबई है, कोच्चि है, त्रिवंतपुरम है। इस तरह से बहुत से ऐसे शहर हैं भारत में जो कोस्टल एरिया में है या तटवर्ती क्षेत्रों में। जब ये क्षेत्र जलमग्न होंगे तो यहाँ पर रहने वाली बहुत बड़ी जनसंख्या विस्थापित होगी। और अनुमानतः बताया गया है कि अगर समुद्र तल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है या 1 मीटर की वृद्धि होती है
तो बहुत बड़ा कोस्टल एरिया सबमर्ज होगा और लगभग 50 करोड़ लोग प्रत्यक्षतः यहाँ से विस्थापित किए जाएंगे या विस्थापित हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को विस्थापन, क्लाइमेट रिफ्यूजी या ग्लोबल वार्मिंग रिफ्यूजी के रूप में जाना जाएगा, कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण विस्थापित हुआ है। और ये संख्या और भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो ये सैद्धांतिक रूप से माना गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, इतना अगर सेंटीमीटर उत्थान होता है सागरी जल में तो इतना मीटर या इतने किलोमीटर तक क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, लेकिन व्यवहारिकता इससे अधिक जटिल होगी। ठीक है, अब यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाएगा, तो इस विस्थापित किए जाने में क्या होगा कि एक तो उनके लिए नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सरकार के राजस्व खाते पर ये बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो रिफ्यूजी होंगे उनके विस्थापन, पुनर्वास के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कॉलोनियों का निर्माण करना पड़ेगा। उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर जो वो रोजगार कर रहे थे वो सबमर्ज होने के कारण ख़त्म हो चुका है या हट चुका है वहाँ से। तो इनको जहाँ भी विस्थापित किया जाएगा वहाँ एक तो इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दी जाएगी, इनके आर्थिक या गरीबी है या भूखमरी जैसी समस्याओं का निदान करना होगा। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा इसका। ठीक है, अगला क्या होगा कि जब समुद्र तल में उत्थान होगा तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इन एरिया में जो मृदा है या भूमि है वो पहले फ्रेश वाटर थी, अब वो क्या हो जाएगी, लवणी हो जाएगी, क्योंकि सागरी जल का विस्तार हो जाएगा तो वो लवणी जल की या खारे मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि खारा जल उस पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और एक बार खारा जल चला गया, नमक चला गया, तो वो मृदा जो है अब अनुर्वर हो जाएगी कृषि कार्य के लिए। तो बहुत बड़े एरिया में क्या होगा कि मृदा की उर्वरता प्रभावित होगी, और जब मृदा की उर्वरता प्रभावित होगी तो इससे फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, क्योंकि जो कृषि कार्य था या खाद्यान्नों का उत्पादन था या जो भी उत्पादन होता था वो मृदा की उर्वरता के कारण वो प्रभावित होगा, या मृदा की उर्वरता अनुर्वरता बढ़ेगी, तो इससे ये क्षेत्र धीरे धीरे कम फर्टाइल हो जाएगा या कम उर्वरक या उर्वरता वाला हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि खाद्यान्न संकट का भी सामना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होगी कि इस एरिया में पहले फ्रेश वाटर होता था, अब यहाँ पर समुद्री जल चला जाएगा, तो जो फ्रेश वाटर था वो भी क्या हो जाएगा, लवणी हो जाएगा या खारा हो जाएगा। तो इससे फ्रेश वाटर का एरिया और रिड्यूस करेगा, श्रिंक करेगा। अभी रिपोर्ट देखी गई है कि विश्व के कई ऐसे शहर हैं जो औसत समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर हैं, सागरी तटीय भागों में हैं, और वहाँ जलमग्न होने की घटना बढ़ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था या एक अध्ययन में देखा गया है कि जो जकार्ता शहर है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, इस जकार्ता शहर की ये दिक्कत है कि जकार्ता दुनिया का बहुत अधिक पॉपुलेटेड एक सिटी है या कैपिटल है, लेकिन ये समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है, और ये माना जा रहा है कि ये हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर ये समुद्र के अंदर डूब रहा है, और निकट भविष्य में ही जकार्ता का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में सबमर्ज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और कमोबेश जकार्ता जैसी स्थिति विश्व के लगभग ज़्यादातर कोस्टल एरिया में है। जैसे मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, इसमें भी समस्या बहुत जटिल हो जाएगी। तो ये भी एक होगी कि एक जो बड़े शहर हैं या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के शहर हैं वो धीरे धीरे इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। ठीक है, तो क्रायोस्फीयर का तो ये श्रिंकिंग होगा। एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्रायोस्फीयर का। जैसे पर्वतों की जो ऊंची चोटियां होती हैं ये हिमाच्छादित होती हैं, और इनमें बड़े पैमाने पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, और ये ग्लेशियर क्या करते हैं कि ये फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, और इनके माध्यम से जो नदियां हैं वो जल प्राप्त करती हैं, और नदियां जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होकर जाती हैं उन क्षेत्रों में ये स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करती हैं। अब देखा ये जा रहा है कि क्रायोस्फीयर पिघल रहा है, या हिमटोपियाँ पिघल रही हैं, या बर्फ़ों की पर्वतों की जो चोटियाँ हिमाच्छादित हैं वो पिघल रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं।
तो इससे ये हो रहा है कि इनका आकार लगातार कम होता जा रहा है या इनका एरिया जो है लगातार सिकुड़ता जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में इन नदियों में जलपूर्ति की मात्रा प्रभावित होगी या कम होगी। तो इसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि नदियों में जलपूर्ति की मात्रा कम होगी, और जब जलपूर्ति की मात्रा कम होगी तो ये जिस क्षेत्र में नदियां प्रवाहित होकर जाती हैं उन क्षेत्रों में भी जल की पूर्ति कम होगी, तो वहाँ पर जल की कमी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि विश्व के प्रत्येक भाग में, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, अगर विकासशील है तो उस नदियों के चारों तरफ कृषि कार्य किया जाता है बड़े पैमाने पर, और नदी घाटियों में बड़ी जनसंख्या निवास करती है। तो जाहिर सी बात है कि उस जनसंख्या के सामने जो समुद्र तट से बहुत दूर है, उसके सामने भी जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या उसके सामने भी एक समस्या होगी कि फ्रेश वाटर नहीं है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को कैसे करे। और जो विकसित देश हैं वो जाहिर सी बात है कि नदियों किनारे इंडस्ट्रियल हब बनाए होते हैं या औद्योगिक गतिविधियों को संपादित करते हैं, तो बड़े पैमाने पर क्या होगा कि उनकी औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर कोस्टल एरिया या तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर देश के आंतरिक भागों में भी जल उपलब्धता को लेकर एक संकट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका परिणाम ये होगा कि जो आंतरिक भागों में जैव विविधता है, क्योंकि नदियों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित होती है, तो आंतरिक भागों में जो जैव विविधता है वो भी प्रभावित होगी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा और इम्पैक्ट पड़ेगा कि जाहिर सी बात है कि हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोसाइकिल है या जल चक्र है, उसमें स्थलीय भागों से भी इवापोरेशन होकर बादल बनता है, वर्षा होती है। जब इन नदियों में या आंतरिक भाग में जो जल स्रोत हैं वो प्रभावित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन साइकिल या जितनी मात्रा में जलवाष्प बनकर ऊपर जाता है वायुमंडल में, वर्षा होती है, वो वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा जो जल क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है या सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, क्रायोस्फीयर का एक इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि ये जो क्रायोस्फीयर है या जिसको हिममंडल बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है पृथ्वी के हीट बजट में। या जिसको बोलते हैं उष्मा बजट में इस क्रायोस्फीयर का बहुत बड़ा रोल होता है। और कैसे रोल होता है कि जो स्नो कवर एरिया होते हैं या हिमाच्छादित एरिया होते हैं, ये जैसे ही सूर्यातप की मात्रा को प्राप्त करते हैं, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं। और इसमें भी जो स्नो कवर एरिया हैं वो दो तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। जो फ्रेश स्नो कवर एरिया है या कि जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बर्फ होती है, ठीक है, वो लगभग 80 से 90% तक सूर्यातप की मात्रा को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। यानी कि पृथ्वी को ज़्यादा गर्म होने से ये स्नो कवर एरिया, हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, वो बचाते हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करते हैं वो बढ़ा देते हैं या वापस भेज देते हैं। जो ओल्ड स्नो होती है या जो पुराना स्नो होता है, वो भी लगभग 40 से 50% तक सूर्यातप की मात्रा को वापस अंतरिक्ष में भेज देती हैं। अब होगा क्या कि जब ये क्रायोस्फीयर का एरिया कम होगा और वो हिममुक्त क्षेत्र के रूप में होगा, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हिम पिघलेगा वो एरिया हिममुक्त होती जाएगी या उसको कहा जाए कि स्नो फ्री होती जाएगी। तो अब जो एल्बिडो है पृथ्वी का, एल्बिडो का मतलब होता है कि जितना वो ऊष्मा प्राप्त करती है कोई सरफेस, उसका कितना प्रतिशत वो परावर्तित करके अंतरिक्ष में भेज देती है। जैसे पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 30% के आसपास है। ठीक है, इसका एल्बिडो 90% के आसपास है, जो स्नो कवर एरिया, फ्रेश स्नो कवर एरिया है। जो ओल्ड स्नो कवर एरिया है उसका 40 से 50% तक एल्बिडो करती है, यानी कि जितना सनलाइट पाती है उसका इतना % भाग वापस अंतरिक्ष में भेज देती है तुरंत ही। तो जब क्रायोस्फीयर घटेगा
तो जो अल्बीडो है पृथ्वी का वो प्रभावित होगा, तो इससे पृथ्वी फिर धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगी या उसके हीट बजट में डिसबैलेंस आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है क्रायोस्फीयर के। और ये क्रायोस्फीयर क्या है, पिछले साल देखा गया है जब मॉनिटर किया गया है, एक अनुमान के अनुसार मॉनिटर किया गया है कि लगभग 2006 से 2015 के बीच में मॉनिटर किया गया है। तो जो क्रायोस्फीयर है इसको मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है वो ये है कि आर्कटिक सर्किल या ग्रीनलैंड, कनाडा या अलास्का के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो आर्कटिक सर्किल के आसपास हैं क्रायोस्फीयर। दूसरा जो है वो है अंटार्कटिका का क्रायोस्फीयर या अंटार्कटिका पर जो बर्फ़ जमी है इसके बारे में। तीसरा जो है जो पर्वत हैं, चाहे वो हिमालय पर्वत हों, चाहे एंडीज़ हों, चाहे रॉकीज़ हों, चाहे आल्प्स पर्वत हों, इनकी हिमाच्छादित चोटियाँ। अब देखा गया है कि जो अंटार्कटिका है इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,32,00,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है, लेकिन ये बदलता रहता है। ग्रीष्मकाल में कुछ अलग हो जाएगा और शीतकाल में इसका एरिया अलग हो जाता है। ऑन एवरेज 1,32,00,000 वर्ग किलोमीटर अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है और ये लगभग 2000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक मोटी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसकी बर्फ़ पिघल रही है, अंटार्कटिका की भी बर्फ़ पिघल रही है और आर्कटिक सर्किल के आसपास जो ग्रीनलैंड है या कनाडा के जो जमे हुए द्वीप हैं या अलास्का का क्षेत्र है या साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ भी क्या हो रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है, यानी कि आइस फ्री एरिया बढ़ रही है। और जो हिमटोपियाँ हैं, पर्वतों पर हैं, ग्लेशियर हैं, इनका भी क्षेत्र धीरे धीरे या यहाँ के हिम भी पिघल रहे हैं। इनके पिघलने की दर अलग अलग है और अलग अलग कैसे है देखते हैं हम लोग कि जो ये एरिया है अंटार्कटिका और जो आर्कटिक सर्किल एरिया जो आंतरिक भागों में पर्वतीय या हिम चोटियों आइस कैप के रूप में है, और ये भाग यहाँ पर जो हिम पिघलने की दर है वो 220 बिलियन टन पर एनम, यानी कि 220 बिलियन टन हिम प्रति वर्ष की दर से पिघल रही है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और ये क्या हो रहा है कि हिम इतनी पिघल रही है तो वो कहाँ जा रही है, वो सागरों में जा रही है। यहाँ पर क्या है, आर्कटिक सर्किल के एरिया में क्या है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर लगभग 155 बिलियन टन प्रति वर्ष की दर से बर्फ पिघल रही है। यानी यहाँ पर जो बर्फ पिघलने की दर है वो हर साल 155 बिलियन टन के आसपास यहाँ पर बर्फ पिघल रही है। जो पर्वतों की चोटियाँ हैं, ग्लेशियर हैं, वहाँ से 220 टन प्रति वर्ष की दर से बर्फ पिघल रही है। और जो आर्कटिक सर्किल का एरिया है यहाँ पर 260 बिलियन टन प्रति वर्ष की दर से बर्फ पिघल रही है। और ये बर्फ लगातार सागरों में जाकर मिल रही है और इसकी फलस्वरूप क्या हो रहा है कि सागर तल लगातार उथला हो या ऊपर होता जा रहा है। अब एक और इम्पैक्ट देखा गया है कि जैसे जैसे ये क्रायोस्फीयर पिघल रहा है, इसका एक बैड इम्पैक्ट ये देखा गया है कि जो हिमाच्छादित क्षेत्र है या जो साइबेरिया का परमाफ्रॉस्ट एरिया है, ठीक है, या जो आर्कटिक सर्किल के आसपास या जो ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास जो जमी हुई बर्फ है, उसमें बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का भंडार है उसमें। यानी कि ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानी जाती हैं और इनका बड़ा भाग जो है वो इन हिमाच्छादित सतहों के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का संचयन है, या कहा जाए कि उसमें दबी पड़ी हैं। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये हिमाच्छादित क्षेत्र पिघल रहा है।
या बर्फ पिघल रही है तो बड़ी मात्रा में इन बर्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जो संचयन है वो रिलीज हो रहा है या बाहर आ रहा है। तो इस कारण से ये लगातार इन गैसों का जो रेशियो है हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही है उसको ये गैसें पहुँचकर और एक्सलरेट कर दे रही हैं या उसको बढ़ा दे रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ़ है वो बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर श्रिंक करके रखी हैं या उनका अवशोषण करके रखी हैं। जब ये बर्फ पिघल रही है तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज होकर वायुमंडल में पहुंच रही हैं और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को पहले इसकी अपेक्षा और बढ़ा रही हैं। ये भी एक इम्पैक्ट है इनका। अगला एक इम्पैक्ट देखा गया है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा गया है कि ये जो आर्कटिक सर्किल के आसपास सीमाच्छादित सतह है या अंटार्कटिका के आसपास सीमाच्छादित सतह है, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बड़े बड़े आइसबर्ग टूटकर इनसे अलग हो रहे हैं। ठीक है, इनसे बड़े बड़े आइसबर्ग टूटकर अलग हो रहे हैं और वो समुद्रों में तैरते हुए बहुत सालों तक बने रहते हैं। आइसबर्ग का मतलब होता है कि वो हिमखंड या वह बर्फ का भाग जो समुद्र में तैरता रहता है। और इसका आइसबर्ग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये समुद्र के लवणीय जल में बहुत धीरे धीरे पिघलता है, यानी कि ये बहुत सालों तक बना रहता है। और इससे क्या होता है कि सागरों में जो जहाज़ें चलती हैं, कार्गो चलते हैं, उनसे टकराने की संभावना इनकी बहुत अधिक होती। और सुना भी होगा कि 1912 में विश्व की सबसे बड़ी जो जहाज़ थी टाइटैनिक, वो आइसबर्ग से टकरा कर ही डूबी थी। तो इस तरह की घटना बढ़ने की संभावना है क्योंकि ये आइसबर्ग समुद्रों में तैरते रहते हैं और समुद्री जलधाराओं के अकॉर्डिंग या प्रचलित पवनों के अकॉर्डिंग इनकी दिशा भी बदलती रहती है और ये समुद्र ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। तो क्रायोस्फीयर का जब आयतन है वो घटेगा या क्रायोस्फीयर पे प्रभाव पड़ेगा तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा इसका और इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं उसमें एक है चक्रवात। चक्रवात की बारंबारता बढ़ेगी और चक्रवात की जो कहा जाता है कि प्रभावितता, इंटेंसिटी या जो चक्रवात का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जाएगा। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के उत्पन्न होने के लिए समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी कि समुद्री सतह का तापमान यदि 27 डिग्री सेल्सियस है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, लेकिन ये चक्रवात सामान्य प्रवृत्ति के होंगे। यही टेम्परेचर जब मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगी तो ये चक्रवात सुपर साइक्लोनिक कैटेगरी के उत्पन्न होंगे या जो कहा जाए कि बहुत विनाशक प्रवृत्ति के होंगे। और हाल के वर्षों में देखा गया है कि सुपर साइक्लोन या जो बहुत लेवल 5 या 4 के होते हैं जो साइक्लोन, जिनका इंटेंसिटी उनकी बहुत अधिक होती है या इनमें विनाशक शक्ति बहुत होती है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है। यानी कि ये पहले जितने गैप पे आते थे, ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जितने गैप पे आते थे, अब ये गैप घटने लगा है। यानी कि इन चक्रवातों की, सुपर साइक्लोन के आने की वेलोसिटी या प्रवृत्ति बढ़ गई है। और इसका कारण देखा गया है कि समुद्री सतह का तापमान अब 27 डिग्री से ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने लगा है, जिससे सुपर साइक्लोन के उत्पन्न होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो एक बहुत बड़ा कारण हुआ है कि जो चक्रवात पहले सामान्य प्रवृत्ति के होते थे, अब वो धीरे धीरे सुपर साइक्लोन या जिसको कहा जाता है विनाशक चक्रवात की श्रेणी वाले चक्रवात उत्पन्न होने लगे हैं। ठीक है, तो एक तो ये घटना है। दूसरा क्या घटना होगी इसका, जो हीट वेव है या जिसको कहते हैं गर्म हवाओं
या उष्ण वेव, इनकी बारंबारता बढ़ेगी। और भारत में हीट वेव के रूप में हम लोग देखते हैं कि लू है जो मई जून में या अप्रैल मई में प्रवाहित होती है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। ये हीट वेव की घटना बढ़ेगी और हीट वेव अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये कैसे समस्या है इसको हम लोग देखते हैं कि जो हीट वेव होती है, हीट वेव का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में सामान्य से अधिक तापमान वाली जब हवाएं चलती हैं तो उन्हें कहा जाता है हीट वेव। और ये हीट वेव क्या होती हैं कि बड़े पैमाने पर जैव विविधता सहित हमारी इफ़िशियंसी को प्रभावित करती हैं। तो जितना हीट वेव बढ़ेगी हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारे स्वास्थ्य पर उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसी गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में, खासकर जुलाई के मौसम में, कि कनाडा का है ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट है और इसमें लीटन जो शहर था इसमें हीट वेव चली थी और यहाँ पर कई दिनों तक 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना रहा और इस कारण यहाँ पर उष्ण गुंबद का निर्माण हुआ। और ये एक बहुत असामान्य घटना थी क्योंकि कनाडा को माना जाता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर इतना अधिक तापमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी हीट वेव के कारण ही यहाँ पे हीट ड्यून का निर्माण हो गया, जो कहा जाता है कि उष्ण गुंबद का निर्माण हो गया और उस लीटन शहर में 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गया जो असामान्य था। और यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग ब्रिटिश कोलंबिया में हीट स्ट्रोक के कारण 500 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत असामान्य घटना थी क्योंकि कनाडा में इस तरह की घटना नहीं देखी जा सकती है। इसी तरह से साइबेरिया में भी देखा गया कि साइबेरिया में क्या हुआ है कि जो परमाफ्रॉस्ट हैं या जो इतना जमी हुई बर्फ है, इतना तापमान नहीं हो पाता है कि वो परमाफ्रॉस्ट पिघल सके, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो परमाफ्रॉस्ट जो है धीरे धीरे पिघल रहा है और इसका भी बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होगा क्योंकि एक तो परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो इससे क्या होगा, पृथ्वी की एल्बिडो प्रभावित होगा। दूसरा इसका परिणाम ये होगा कि जो इन परमाफ्रॉस्ट में मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड संचित है वो धीरे धीरे रिलीज होगी और हमारे वायुमंडल में पहुंचेगी, तो इससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ेगी। ठीक है, इसी का एक जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसी का एक दुष्परिणाम होगा अर्बन हीट लैंड। जिसको कहा जाता है शहरी उष्मा द्वीप। इसकी एक तो ये बढ़ेगा और दूसरा ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ये होता क्या है, अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, दरअसल हम लोग देखते हैं कि जो शहर होते हैं इनका तापमान अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान से अधिक होता है। जैसे इसको ले लिया जाए, ये शहरी क्षेत्र है, शहर का जो कोर एरिया है, और आसपास क्या है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है या एग्रीकल्चरल लैंड है। तो हम लोग देखते हैं, सामान्य रूप से अनुभव किया जा रहा है कि जो तापमान है यहाँ पर वो इस तरह का कैरेक्टर शो करता है, इस तरह का। ये तापमान है जो डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देखते हैं कि एक ही टाइम पर शहरों के जो आंतरिक भाग है वहाँ का तापमान सामान्यतः अधिक होता है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर तापमान सामान्यतः कम होता है। तो ये जो शहरों का आंतरिक भाग है ये एक गुंबद की तरह से दिखाई देता है अगर तापमान का मेजरमेंट किया जाए तो इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है और ये गुंबद लगातार ऊंचा होता जा रहा है। कारण है
कि इन शहरों का जो तापमान है या शहर के आंतरिक भाग का जो तापमान है वो आसपास की कंट्री साइड या जिसको कहते हैं रूरल एरिया या एग्रीकल्चरल लैंड एरिया, उससे यहाँ का तापमान अधिक होता है। और ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन या सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ पहुँचती हैं तो उनको यहाँ से वापस जाने में बहुत दिक्कत होती है, या ये जो अर्बन कंस्ट्रक्शन है या अर्बन जो सरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करके अपने पास रख लेती हैं, जिससे यहाँ का तापमान आसपास के तापमान से अधिक पाया जाता है, ठीक है, या यहाँ की ऊष्मा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होती है। ये एक अलग टॉपिक है, हम लोग अर्बन हीट लैंड आइसलैंड उस पर देखेंगे। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि इस तरह की घटना बढ़ेगी। अब देखिए होगा क्या कि अर्बन हीट आइलैंड बनेगा, यानी कि यहाँ का आसपास का तापमान ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का बहुत अच्छा घना केंद्र होता है, यहाँ पर लोगों का निवास भी बहुत अधिक होता है। जब ज़्यादा तापमान होगा तो इसके मिटिगेशन के लिए या इसके डाइल्यूशन के लिए, तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए वो आर्टिफिशियल यंत्रों का प्रयोग करेंगे, जैसे एसी है, कूलर है, इसका प्रयोग करेंगे। एसी का, कूलर का प्रयोग करेंगे तो इससे ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, क्योंकि एसी के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। कूलर के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। और इस तरह से ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। अब ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो इसका दो प्रभाव पड़ेगा। पहला ये प्रभाव पड़ेगा कि ऊर्जा की मांग बढ़ेगी और जो यंत्र हैं एसी या कूलर, उसको खरीदने के लिए जो शहर के निवासी हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। फिर अगर वो एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं तो बिजली का बिल उनका पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक जो कॉस्ट है या लिविंग कॉस्ट है, जो जीवन स्तर के लिए लागत है, वो बढ़ेगी धीरे धीरे। एक तो ये होगा कि व्यक्तियों के ऊपर आर्थिक बोझ की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा ये होगा कि बिजली उत्पादन के लिए सरकार नए संयंत्र लगाएगी। अब नए संयंत्र दो तरह के होंगे, एक तो वो होंगे जो थर्मल हैं या कन्वेंशनल हैं, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होंगे, जैसे कोयला पे आधारित होगा, प्राकृतिक गैस पे आधारित होगा या पेट्रोलियम तत्वों पर आधारित होगा। तो ये क्या होगा कि ये जब लगेंगे थर्मल पावर प्लांट तो ये फिर से ग्रीन हाउस गैसों का ही उत्सर्जन करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग की घटना को और बढ़ाएंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर ये क्लीन एनर्जी सोर्सेस पे आधारित हैं, जैसे सौर ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे या हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा पे, तो इससे भी सरकार की आर्थिक लागतें बढ़ेंगी। जो पैसा सरकार सोशल सेक्टर में या सामाजिक क्षेत्र में, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पे खर्च कर सकती थी, वो अब ऊर्जा संयंत्र पे खर्च करेगी। और ये ऊर्जा किस लिए मांग हुई है? क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड के कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस ऊर्जा की मांग बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारी अर्थव्यवस्था पे भी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का एक और इम्पैक्ट पड़ेगा और वो होगा, एक नया टर्मिनोलॉजी आई है, ज़ोंबी फायर। इसको देखते हैं, ये ज़ोंबी फायर क्या है। ज़ोंबी फायर की घटना बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग से। और ये क्या है ज़ोंबी फायर? ज़ोंबी फायर का मतलब है कि जो सब पोलर एरिया हैं, जैसे ये खास करके उत्तरी गोलार्ध में देखा गया है कि जो साइबेरिया, कनाडा के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर परमाफ्रॉस्ट की एरिया है, यानी कि ज़मीन में के अंदर जो बर्फ जमी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन की मात्रा भी है। अब क्या हो रहा है कि ज़मीन के अंदर आग लगने की घटना देखी जा रही है, और ये आग ऐसी है कि जिसमें स्मोक तो होता है, धुआं तो होता है, लेकिन फ्लेम नहीं होता है, और ये आग अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, और इसको कहा जाता है
कार्बन रिच फायर या पीट। इस कार्बन रिच पीट में, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसमें आग पकड़ लेती है। और ये आग ऐसी होती है कि जो समुद्र सतह के नीचे ही जलती रहती है, सुलगती रहती है। इसमें ज्वाला तो नहीं निकलती है, लेकिन इससे बड़ी मात्रा में धुएं का निर्माण होता है या हीट बनी रहती है। इसी को कहा जाता है ज़ॉम्बी फायर। ये घटना अब लगातार देखी जा रही है साइबेरिया के एरिया में, और इस घटना के कारण, ज़ॉम्बी फायर के कारण, बड़े पैमाने पर कार्बन निकलकर वायुमंडल में मिल रहा है। और ये कार्बन क्या है? ये भी ग्रीन हाउस गैसों के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। यानी कि ग्रीन हाउस की मात्रा और क्या हो रही है? हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है ज़ॉम्बी फायर के कारण। ठीक है, अगला देखते हैं, फॉरेस्ट फायर की घटना बढ़ेगी। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है वनाग्नि। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा या पृथ्वी के चारों तरफ का तापमान, सतह का तापमान बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो वनाग्नि की घटना है वो बढ़ेगी। और एक अनुमान के अनुसार देखा गया है कि जो वन भूमध्य रेखा के आसपास हैं, इनकी अपेक्षा जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वन हैं, जिनको टैगा वन भी कहा जाता है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वन हैं, ये कार्बन को अधिक मात्रा में अवशोषित करके रखते हैं। ठीक है, अब जब वनों में आग लगेगी तो कार्बन की मात्रा क्या होगी? रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे अधिक फायर प्रोन कॉन्टिनेंट है, और इसका कारण ये है कि उसका लगभग 70% एरिया जो है वो शुष्क है, और वहाँ पर जो वन है वो फायर प्रोन वन है, क्योंकि उनमें आग लगने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और हमने देखा है कि साइबेरिया के क्षेत्रों में भी, कनाडा के क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटना देखी गई है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटना देखी गई है। ठीक है, तो इसका एक दुष्परिणाम ये हो रहा है कि वनों में जो आग लग रही है उससे कार्बन की मात्रा और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। अब देखिए, एक डाटा देखकर देखते हैं कि यदि पृथ्वी पर 1000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है, यदि पृथ्वी पर 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का वन है, तो ये लगभग 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करके रखता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 1000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है तो ये लगभग 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपने अंदर रखता है। और यदि 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में वनाग्नि लगेगी, या कहा जाए कि ये वन जलकर राख होगा, तो 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी, और इससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना क्या होगी? और बढ़ेगी। इसका मतलब है कि वनों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके रखने की क्षमता होती है। वन का क्षेत्र जितना कम होगा, चाहे वो किसी रीजन से हो, चाहे हम उसको काटते हों या इन वनों में प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से आग लगती हो या मानवीय गतिविधियों से आग लगती हो, तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड संचित है वो रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी, और इससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना क्या होगी? और बढ़ेगी। ठीक है, अब इससे एक चीज और, सबसे बड़ा नुकसान देखने को ये मिलेगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो समुद्री जल में तो विस्तार होगा ही, समुद्री जल में विस्तार होगा, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम और होगा, और वो होगा कि सागरीय जल की अम्लता बढ़ेगी। सागरीय जल की अम्लता बढ़ेगी, और इस अम्लता का बहुत दुष्परिणाम सागरीय इकोसिस्टम पर पड़ेगा। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सागरीय जल की अम्लता बढ़ जाएगी। सागरीय जल की अम्लता जब बढ़ेगी तो यहाँ पर
जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है या श्रिंकिंग है वो कम होगी और ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति है वो कम होगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये सूक्ष्म पादप होते हैं जो सागरों में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं कि सागरीय इकोसिस्टम में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। एक अनुमान के अनुसार पाया गया है कि पृथ्वी पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है उसका बहुत बड़ा मात्रा ये फाइटोप्लैंक्टन अवशोषित कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को। और क्यों अवशोषित करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ये वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है उसका लगभग 2/3 भाग यही फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन बनती है उसका लगभग 2/3 भाग ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि यदि सागरों की अम्लता बढ़ेगी तो ये फाइटोप्लैंक्टन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी के साथ घटेगी, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बहुत तेज़ी के साथ घटेगी। अब इनकी मात्रा तेज़ी के साथ घटेगी तो इसका मतलब है कि इनके द्वारा जो CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा रहा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो अवशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित कर रहे थे ये मात्रा कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा लगातार बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा कारण ये होगा कि जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते थे या ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते थे, ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। अर्थात ये दोहरी मार पड़ेगी। सागरी जल की अम्लता बढ़ेगी तो फाइटोप्लैंक्टन की जो मात्रा है या इनकी जो संख्या है या इनकी जो आबादी है वो कम होगी। इनकी आबादी कम होगी तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते थे वो कम होगा। इसका मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते थे वायुमंडल में, अब इनकी संख्या घटेगी तो ऑक्सीजन को ये रिलीज कम करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति भी प्रभावित होगी। यहाँ पर एक चीज़ तो देख ही लिए हम लोग। दूसरा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जब फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा घटेगी फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा घटेगी, और ये क्या हैं? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं सागरी इकोसिस्टम के। ये फाइटोप्लैंक्टन की जब मात्रा घटेगी तो इन पर निर्भर रहने वाले जो सूक्ष्म सागरी जीव हैं या छोटी मछलियां हैं, उनके सामने भोजन की कमी का संकट आ जाएगा, क्योंकि इसी फाइटोप्लैंक्टन को खाकर ये जीवित रहती हैं। जब फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा कम होगी तो सूक्ष्म सागरी जीवों के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और इन सूक्ष्म जीवों के ऊपर जो मछलियां निर्भर रहती हैं उनके सामने भी भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा, तो मछलियों की संख्या भी क्या होगी? घटेगी। अब इसका हम लोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो कोस्टल एरिया के लोग मत्स्यन करके जीवन यापन करते हैं या जिनके जीवन यापन या आर्थिक गतिविधियों में मछली मारना या मछली पालन करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम होगी,
सूक्ष्म जीवों के सामने भोजन का संकट होगा तो ये सूक्ष्म जीव भी कम संख्या में होंगे। जब ये सूक्ष्म जीव कम संख्या में होंगे तो इन पर निर्भर रहने वाली मछलियां भी कम संख्या में होंगी, और मछलियों पे निर्भर रहने वाले जो कोस्टल एरिया के लोग हैं या कोस्टल क्षेत्र के लोग हैं, तटवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, या जिन देशों की अर्थव्यवस्था मत्स्यन पर निर्भर है, उनके सामने बहुत बड़ी संकट खड़ा होगा। यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके सामने रोजगार जीवन यापन का संकट खड़ा होगा। जो देश हैं जो मत्स्यन जैसी क्रियाओं पर निर्भर हैं, उनके सामने भी जीडीपी ग्रोथ कम होने का संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक आर्थिक प्रभाव रहेगा। दूसरा क्या होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इससे सागरी जल का तापमान बढ़ेगा, और सागरी जल का तापमान बढ़ेगा तो इसका दो प्रभाव पड़ेगा। जब सागरी जल का तापमान बढ़ेगा तो एक तो सागरी जल का आयतन बढ़ेगा। सागरी जल का आयतन, क्योंकि पानी पहले से ज़्यादा गर्म होगा, जब गर्म होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा तो समुद्र तल और ऊपर आएगा, यानी कि सागरी जल का और विस्तार होगा। कोस्टल एरिया या जो तटवर्ती क्षेत्र हैं ये ज़्यादा सबमर्ज होंगे, ज़्यादा जल में डूबेंगे। दूसरा क्या होगा कि इससे कोरल ब्लीच की घटना बढ़ेगी। जिसको कहते हैं प्रवाल विरंजन की घटना बढ़ेगी, कोरल ब्लीचिंग की घटना बढ़ेगी। और ये कोरल ब्लीच क्या होते हैं कि कोरल जो होते हैं, पालिप जिनको कहा जाता है, ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये अपने शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक मजबूत खोल बनाते हैं, और इनके शरीर में ही ब्लू ग्रीन एल्गी नाम का पादप रहता है। और ये कोरल जो होते हैं ये सागरी इकोसिस्टम के बहुत रिच पोर्शन होते हैं, बहुत समृद्ध क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरल हैं इनके लिए आइडियल टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आइडियल टेम्परेचर होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तापमान होगा तो इनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। देखा गया है कि ये कोरल रीफ जो हैं ये बड़े पैमाने पर उजड़े हैं, और ये कोरल रीफ बहुत पूरे ग्लोब पर नहीं पाए जाते हैं। इनकी विशेषता है कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इनके लिए बहुत आइडियल होता है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाए जाते हैं। थोड़ा सा उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र हो सकता है अपवाद के रूप में, लेकिन ये कोरल रीफ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाए गए हैं। हाल के वर्षों में देखा गया है, पिछले 30 से 40 वर्षों में देखा गया है कि विश्व की कोरल रीफ का लगभग 70% भाग ये ब्लीच से प्रभावित हुआ है। कोरल का जो 70% भाग है या एरिया है ये लगभग विरंजन का शिकार हो गया है या ब्लीच का शिकार हो गया है, और इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग या सागरी जल का बढ़ता तापमान। इस बढ़ते तापमान के कारण क्या हुआ है कि जो कोरल के शरीर में या खोल में रहने वाली पादप है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसने फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो उसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रभावित होती है, वो सूख जाती है, और कोरल भी भूख के कारण मर जाता है, क्योंकि कोरल लगभग अपनी कुल आहार का 60% भाग उसी ब्लू ग्रीन एल्गी से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आहार की कमी से मर जाता है और पूरा कोरल सिस्टम जो है वो वाइट या बेरंग हो जाता है, वाइट की तरह से। तो इससे कोरल रीफ ब्लीच की घटना बढ़ी है, और जाहिर सी बात है कि कोरल रीफ या कोरल जो होते हैं ये समुद्र के आश्रय स्थल होते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु आकर निवास करते हैं या आहार ग्रहण करते हैं। और माना जाता है कि ये कोरल रीफ उतना इम्पॉर्टेंट है जैसे स्थलीय भाग पर भूमध्य रेखीय वर्षा वन है, और यही कारण है कि कोरल रीफ को सागर का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है,
ग्लोबल वार्मिंग का और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें एक चीज़ हम लोग देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि जो चरम जलवायु घटनाएं हैं, चरम जलवायु घटनाएं हैं, जैसे चक्रवात है, टॉर्नेडो है, ये घटनाएं बढ़ेंगी। बादल का फटना है या क्लाउड बर्स्ट है, इस तरह की घटना बढ़ेगी। बाढ़ की विभीषिका बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं पे अधिक वर्षा होगी, कहीं पे कम वर्षा होगी। तो जो चरम जलवायु या मौसमी घटनाएं हैं, जैसे चक्रवात, टॉर्नेडो, बादल प्रस्फोट, बाढ़, सूखा, इनकी टेंडेंसी में परिवर्तन आएगा। जो क्षेत्र बाढ़ से कम प्रभावित, वो हो सकता है ज़्यादा प्रभावित हो। जो क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं, वो हो सकता है बाढ़ से प्रभावित हो जाएं। जो क्षेत्र सूखा से प्रभावित रहते हैं, वो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, और जो हो सकता है बाढ़ से प्रभावित हों, वो सूखा से प्रभावित हों। अभी हम लोगों ने देखा है कि भारत के कई शहरों में बाढ़ के संकट देखा गया है, जिसमें केरल की बाढ़ है, मुंबई की बाढ़ है, या राजस्थान में आने वाली बाढ़ है, या चेन्नई की बाढ़ है। ये ऐसी घटना घटी है, तो उसके पीछे तो एक हम लोग का मानवीय गतिविधियाँ भी हैं। खास करके ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसको भी एक देखा गया है, कारक के रूप में देखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, बड़े पैमाने पर जलवायु घटनाएं, चरम जलवायु घटनाएं होंगी, और इससे कृषित भूमि बहुत अधिक प्रभावित होगी। क्योंकि कृषित भूमि कैसे प्रभावित होगी? कृषित भूमि के फर्टिलिटी में जलवायु या क्लाइमेटिक कंडीशन का एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, वहाँ की जैव विविधता प्रभावित होगी, कृषित भूमि की फर्टिलिटी प्रभावित होगी, और इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। तो हम लोग के सामने खाद्य संकट की भी समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े पैमाने पर वर्षा प्रतिरूप में भी परिवर्तन होगा। यानी कि जो वर्षा का प्रतिरूप है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे अल नीनो के स्वभाव में भी परिवर्तन देखा जा रहा है, या अल नीनो की फ्रीक्वेंसी में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। और ये अल नीनो है क्या? ये एक गर्म सागरी जलधारा है जो पेरू के तट पर उत्पन्न होती है, और यह भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। इसको जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि अल नीनो की घटना भारतीय मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, या उस पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा कम होती है। ठीक है, तो इसका भी, ये भी घटना वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन होगा। एक चीज़ और देखने को मिला है कि इससे जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी, इससे बीमारियों के स्वरूप में वृद्धि होगी, या बीमारियों में वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जो उष्ण क्षेत्रों में या उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, जैसे मलेरिया है। मलेरिया की घटना उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है कि जहाँ पर वर्षा अधिक है और जहाँ पर आर्द्रता की मात्रा अधिक है। अब जाहिर सी बात है, तापमान अधिक हो, आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, यानी कि वर्षा की मात्रा अधिक हो और तापमान भी अधिक हो, उन क्षेत्रों में मच्छरों के लिए या मॉस्किटो के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन जनरेट हो जाती है। वहाँ पर मॉस्किटो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और देखा गया कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मॉस्किटो प्रोन एरिया में भी वृद्धि होती जा रही है। और ये मॉस्किटो मलेरिया के वाहक हैं, या इसको बहुत तेज़ी के साथ प्रसारित करते हैं। ठीक है, और एक आपने देखा भी होगा कि जो पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक देश है,
वो विश्व का सबसे अधिक मॉस्किटो प्रोन एरिया के रूप में जाना जाता है और औसतन देखा गया है कि वहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को लगभग 300 से अधिक मॉस्किटो जो हैं बाइट करते हैं और सबसे अधिक मलेरिया प्रोन एरिया में भारत भी आता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो विश्व विजेता सिकंदर था किसी से नहीं हारा था, लेकिन भारत के मॉस्किटो के कारण उसको मलेरिया हो गया और डेथ भी हो गई। ठीक है, तो ये मलेरिया एक बहुत खतरनाक है और इसी तरह की अन्य बीमारियां भी फैलेंगी। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का जीवों पर कैसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग क्रायोस्फीयर जो डिस्कस कर रहे थे उसी में इसको डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अब फिर से याद डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए होता है क्या कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये एरिया जो है उत्तरी ध्रुव जिसको आर्कटिक सर्किल के आसपास का एरिया बोला जाता है, ये लगभग वर्ष में हिमाच्छादित रहता है और ये कुछ ही महीने, जब इधर सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये कुछ ही महीने तक आइस फ्री एरिया के रूप में बन पाता है, यानी कि हिमाच्छादन यहाँ पर कम रहता है या आइस कवर एरिया कम रहती है। ज़्यादातर समय यहाँ पर हिमाच्छादन पाया जाता है। अब हुआ क्या है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, यहाँ की जो आइस है वो पिघल रही है, आइस मेल्टिंग की घटना बढ़ रही है, यानी कि ये एरिया आइस फ्री एरिया के रूप में बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा शिकारी जीव पाया जाता है जिसको बोलते हैं ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। वाइट कलर का होता है, ये पृथ्वी पर या स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा मांसभक्षी है जिसका वजन सामान्य रूप से 700 से 800 किलोग्राम के आसपास होता है, लेकिन अभी तक का जो सबसे बड़ा भालू था वो लगभग 1200 किलोग्राम का था और उसकी हाइट लगभग 11 फीट के आसपास थी। ये ध्रुवीय भालू जो होते हैं वो नॉर्थ पोल के आसपास रहते हैं और ये बर्फ़ पे लंबी लंबी दूरियां तय करते हुए सील का शिकार करते हैं। सील एक स्तनधारी है, उसका शिकार करते हैं। अब क्या हुआ है कि जब ग्लोबल वार्मिंग हुई है तो यहाँ की बर्फ़ बहुत तेज़ी के साथ पिघल रही है और जो ध्रुवीय भालू हैं उनको हंटिंग ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, वो बर्फ़ की चादरें नहीं मिल पा रही हैं जिन पर सील आकर आराम करती हैं, या सील ब्रीडिंग ग्राउंड होती है बर्फ़ जिसमें बच्चों को जन्म देती हैं और ये भालू शिकार करते हैं। जब आइस पिघल जा रही है, बर्फ़ पिघल जा रही है और वो समुद्री जल के रूप में परिवर्तित हो जा रही है, तो इन ध्रुवीय भालुओं के सामने खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। और खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है तो इसका दोहरा परिणाम पड़ा है। एक तो ये पड़ा है कि इनके वेट में बहुत तेज़ी के साथ कमी आ रही है। जो ध्रुवीय भालू 600-700 किलोग्राम के होते थे अब वो 300-400 किलोग्राम के हो रहे हैं। जो ध्रुवीय भालू का सामान्य आकार 9 से 10 फीट होता था वो अब 6 से 7 फीट लंबे होते जा, यानी कि अब इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है अपने अस्तित्व को बनाए रखने का। और इसी तरह से आर्कटिक सर्किल में जो आर्कटिक फॉक्स हैं या आर्कटिक वुल्फ हैं उनके सामने भी इस तरह का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जो हिमाच्छादित क्षेत्र है वो भी कम होता जा रहा है। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव में क्या हुआ है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ का भी तापमान अब बढ़ रहा है पहले से, और यहाँ की भी जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है, यानी कि ज़्यादा एरिया आइस फ्री होता जा रहा है, हिमाच्छादन से मुक्त होता जा रहा है। और दक्षिणी ध्रुव पर एक विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जिनको पेंगुइन कहा जाता है, और ये पेंगुइन दक्षिणी ध्रुव पर ही पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या लगातार घट रही है क्योंकि इन पेंगुइन्स की मात्रा भी कम होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग का औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए होगा क्या कि ग्लोबल वार्मिंग से औद्योगिक उत्पादन पे दोहरा प्रभाव पड़ेगा, या कहा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग से औद्योगिक उत्पादन पे कई बुरे प्रभाव भी पड़ेंगे। पहला इसका होगा
कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक तो होगा कि जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, जो गर्म कपड़े पहनते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ का तापमान बढ़ेगा तो जो गर्म कपड़ों की मांग है वो कम होगी, और ऐसे कपड़ों की मांग बढ़ेगी कि जो अधिक तापमान में पहने जाते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े हैं या रेशम के कपड़े हैं, इस तरह के कपड़ों की या हल्के कपड़े हैं, उनकी मांग बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में परिवर्तन होगा। दूसरा होगा क्या कि जो अप्लायंस हैं, जो सामान है जो गर्मी से हमें बचाते हैं, जैसे पंखा है, कूलर है, एसी है, या सामान सुरक्षित रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर हैं, इनकी मांग बढ़ेगी या इनके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि जो साइबेरिया के लोग होते हैं या जो परमाफ्रॉस्ट के लोग होते हैं, उनके नेचुरल एसी के रूप में वो क्या है कि उनके यहाँ आइस है या परमाफ्रॉस्ट है, वो नेचुरल एसी के रूप में, रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करती है। उनमें ही वो क्या करते हैं कि तहखाना बना देते हैं। परमाफ्रॉस्ट में उसका तापमान इतना कम होता है, माइनस में होता है, कि उनको अपने घरों में रेफ्रिजरेटर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत कम लोग रखते हैं रेफ्रिजरेटर, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट में जो केव्स बना लेते हैं या अंडरग्राउंड भूमिगत जो अपना घर बना लेते हैं, तो उसमें ही सामान रख देते हैं, सुरक्षित बना रहता है, मिनिमम टेम्परेचर पर मेंटेन रहता है, ख़राब नहीं होता है। अब वहाँ पे तापमान बढ़ने के कारण वहाँ पर भी रेफ्रिजरेटर का जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इससे भी बहुत बड़ी एक औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन होगा। एसी की मांग लगातार बढ़ेगी। एसी की मांग बढ़ेगी तो उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समस्या होगी जो गरीब देश हैं। जो गरीब देश हैं इन पे सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि इन गरीब देशों में अभी तो जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को ही पूरी तरह से वितरण नहीं किया जा सका है। एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो वंचना का शिकार है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जिसके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं अवेलेबल हो पाई है। और वहाँ पर गर्मी के कारण जब कूलिंग एलिमेंट्स की मांग बढ़ेगी, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, इसकी मांग बढ़ेगी, तो वहाँ के सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ साथ इनका भी प्रबंध करें वहाँ के जनता के लिए। तो जो गरीब देश पहले से ही बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव में हैं, उनके ऊपर आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पड़ेगा वो बच्चों पर, महिलाओं पर और वृद्ध लोगों पर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ये जो सेक्शन हैं, दीज सेक्शंस इन आवर सोसाइटी आर वेरी वनरेबल सेक्शंस। ये जो सेक्शन हैं ये हमारे समाज के सबसे ज़्यादा सुभेद्य सेक्शंस हैं या वर्ग हैं जो बहुत तेज़ी के साथ शिकार होंगे ग्लोबल वार्मिंग का। बच्चों के हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महिलाएं चूँकि घरेलू काम करती हैं, यहाँ का तापमान अधिक रहेगा तो ज़्यादातर इनको ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पाती है, इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो वृद्ध होते हैं इनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो इनके ऊपर अटैक पड़ेगा। यानी कि जो वीकर सेक्शन हमारे सोसाइटी के हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा कि एक बड़े पैमाने पर प्रदूषकों का भी निर्माण होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो प्रदूषक हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव या ज़्यादा इंटेंसिव अपना इम्पैक्ट रखेंगे, तो इसका भी दुष्प्रभाव होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो ये हम लोग ने मोटा मोटा देख लिया है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है वो अलग अलग होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव एक ही जैसा हो। अब थोड़ा सा एक चीज़ आते हैं हम लोग कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होता है कि सब नकारात्मक ही होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सकारात्मक पक्ष भी होता है कि सब नकारात्मक पक्ष ही होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ सकारात्मक पक्ष भी रखता है। और सकारात्मक पक्ष क्या रखता है? एक माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलिटी इफेक्ट या कार्बन डाइऑक्साइड का उर्वरता प्रभाव। माना गया है कि जैसे जैसे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पौधों के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी और जाहिर सी बात है कि इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी तो पौधे तेजी के साथ वृद्धि करेंगे या उनमें अधिक से अधिक मात्रा में फल होंगे या फूड ग्रेन्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अवयव है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब अधिक होगी तो इससे पौधों को वृद्धि करने का अधिक अवसर प्राप्त होगा और सामान्यतः पौधों में 25% से अधिक की वृद्धि होगी। यानी कि पौधे अपनी वृद्धि 25% अधिक दर से कर सकेंगे। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका माना जा रहा है, लेकिन ये भी इक्वली सभी फसलों पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि कुछ पौधे ग्लोबल वार्मिंग से अच्छी तरह प्रभावित होंगे, जैसे धान है, गेहूं है, इनके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है कि कुछ समय तक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट करे, कुछ समय तक इनके उत्पादन में वृद्धि करे, लेकिन एक लेवल के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो इन्हीं फसलों पर ग्लोबल वार्मिंग का नकारात्मक परिवर्तन भी देखा जाने लगेगा। यानी कि एक सीमा तक कुछ फसलें ग्लोबल वार्मिंग से सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी, लेकिन एक सीमा के बाद इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये फसलें भी इससे दुष्प्रभावित होंगी ग्लोबल वार्मिंग से। दूसरा एक चीज़ माना गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि जो क्रायोस्फीयर है, या जो हिममंडल है, और ये हिममंडल कौन है हम लोगों ने देखा था, हिममंडल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जो हिमाच्छादित है और ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है जो अंटार्कटिका के रूप में हिमाच्छादित है, और साथ में जो पर्वतों की ऊंची चोटियां हैं जो हिमाच्छादित हैं जिनको आइस कैप, ग्लेशियर इत्यादि बोला जाता है। जाहिर सी बात है कि जो क्रायोस्फीयर है इस पर किसी प्रकार का इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है, माइनस में है, और माइनस में टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो सकती है। अब क्या होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, सतह का तापमान बढ़ेगा, तो ये जो आइस या जो कहा जाता है कि फ्रीजिंग एरिया हैं, जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, ये आइस फ्री एरिया होती जाएंगी। यानी कि यहाँ हिमाच्छादन जो था वो धीरे धीरे पिघलता जाएगा और जो हिमाच्छादित क्षेत्र थे वो धीरे धीरे सामान्य सतह के रूप में परिवर्तित होते जाएंगे। और इससे क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे उस स्तर का बढ़ जाएगा कि जो कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करेगा। तो वैज्ञानिकों का एक वर्ग ये मानता है कि एक समय के बाद जो आर्कटिक या ग्रीनलैंड है और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है और जो पर्वतों की हिमाच्छादित चोटियां हैं, ये भी आइस फ्री हो जाएंगी और इनका तापमान इतना हो जाएगा कि यहाँ पर कृषि कार्य भी किया जा सकता है। यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर हम अभी कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले समय में उन क्षेत्रों में भी कृषि कार्य हम कर सकेंगे। ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन याद रखना है कि ये तब होगा जब बाकी जगहों पर ग्रीन हाउस गैसों का या ग्लोबल वार्मिंग का इतना बुरा प्रभाव पड़ जाएगा कि ये छोटा सा लाभ उसकी अपेक्षा बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये आइस फ्री होंगे तब तक हो सकता है कि अन्य भागों पर जहाँ पर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं हमारे, या अन्य आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, वहाँ पर तापमान इतना एडवर्सली बढ़ गया हो कि बाकी जगहों पर थोड़ी सी भूमि अगर मिलती भी है तो यहाँ के विनाश की अपेक्षा ये लाभ बहुत कम है। तो ये एक माना गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। दूसरा एक इम्पैक्ट और देखा गया ग्लोबल वार्मिंग पे कि जीवों के जो जेंडर डिटर्मिनेशन है, जो जीव जंतु होते हैं उनके लिंग निर्धारण में भी
ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल कि जो मगरमच्छ होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रॉक्स जो होते हैं, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जो होते हैं, इनका देखा गया है कि, और इसी तरह से कई सरीसृप हैं जैसे कछुआ भी है, ये क्या करते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में या जहाँ जिस नदी या तालाब में रहते हैं उसके कोस्टल एरिया में आकर ये अंडे देते हैं, और अंडे को क्या करते हैं कि ज़मीन के नीचे ढक देते हैं, यानी कि अंडा देते हैं और उसके ऊपर रेत या हल्की भुरभुरी मिट्टी डाल देते हैं। और ये रेत जो होता है नेचुरल टेम्परेचर में इस अंडे को इंसुलेशन का कार्य करता है, एक नियमित तापमान बनाए रखने का काम करता है, और धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ये जो एग्स हैं उनकी हैचिंग होती है, वो सेए जाते हैं। ठीक है, चाहे मगरमच्छ है, चाहे मॉनिटर लिजर्ड है, चाहे कछुए हैं, इसी तरह से बहुत से जीव जंतु हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं कि अंडे देते हैं और उसको उसी रेत से ढक देते हैं, रेत से ढक देते हैं। नेचुरल तापमान में, एक आदर्श तापमान में वो धीरे धीरे उनकी हैचिंग होती रहती है। देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ी है तो इनमें मादा बच्चों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि अगर अधिक तापमान में इनकी हैचिंग होती है तो मादा बच्चे पैदा होने की या फीमेल जेंडर की संख्या बढ़ने की संभावना अधिक होती है। और ये कम तापमान में, सामान्य से जितना तापमान इनको चाहिए उससे कम तापमान में इनकी हैचिंग होती है, तो नर बच्चों की संख्या तेजी के साथ कम होगी। कम तापमान में इनकी हैचिंग होगी तो नर यानी कि मेल या पुरुष बच्चों की संख्या तेजी के साथ बढ़ेगी। हाल के वर्षों में देखा गया है कि मादा की रेशियो में जो पुरुष बच्चे हैं उनकी संख्या तेजी के साथ कम हुई है। तो इसका मतलब है कि इनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी भी प्रभावित होगी, क्योंकि जितना मादा की रेशियो में पुरुष बच्चे होने चाहिए या मेल जेंडर होने चाहिए उसकी अपेक्षा मेल कम है, तो इसलिए ब्रीडिंग कैपेसिटी भी प्रभावित हुई है। तो ये भी देखा गया है, इस तरह से कई चिड़ियों में भी देखा गया है कि जलवायु का या टेम्परेचर का उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जलवायु परिवर्तन का ग्लोबल वार्मिंग का क्या नकारात्मक प्रभाव हमारे वायुमंडल पर पड़ेगा। अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है हम लोग का कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के उपाय क्या क्या हैं, क्या क्या किया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सके, या मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो लिख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय क्या क्या किया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। तो पहला यही है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। और इन ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और उसके अंतर्गत जितनी गैसें आती हैं नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसें कैसे बढ़ रही हैं, जीवाश्म ईंधन जो हम यूज करते हैं इसकी मात्रा को कम किया जाए। जीवाश्म ईंधन की मात्रा को कम, जीवाश्म ईंधन का कम दहन किया जाए। स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों, क्लीन एनर्जी सोर्स, या जिनको कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग किया जाए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, टाइडल ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है, या इसी तरह के जो अन्य बायोमास, बायोगैस हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं उनको उपयोग में लाया जाए। ठीक है। दूसरा है वनारोपण, फॉरेस्टेशन किया जाए, रिफॉरेस्टेशन किया जाए।
इससे क्या होगा कि यदि हम वन लगाते हैं तो वन दो काम करते हैं। एक तो वन ये काम करता है कि अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है फोटोसिंथेसिस में, यानी कार्बन सिंक के रूप में ये जाने जाते हैं। अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और जितना वन होगा उतनी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे, यानी कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को उतना अधिक भेजेंगे, रिलीज करेंगे। और ये वन हम लोगों ने देखा था वन कि 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल का अगर वन है तो वो लगभग 6 लाख टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर संचित करके रखता है। तो अधिक से अधिक वनारोपण किया जाए। दूसरा काम किया जाए कि जो हमारे घर के कूलिंग एलिमेंट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, अप्लाइंसेज हैं, जैसे एसी है, कूलर है, फ्रिज है, इनका बहुत रेशनल उपयोग किया जाए, यानी कि इनको बहुत संभाल के चलाया जाए, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी के मेथड पर लाया जा सके, यानी कि जितना काम हो उतना ही यूटिलाइजेशन किया जाए इनका। ठीक है। अगला सबसे बड़ा एक रीजन देखा गया है कि जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, एक अनुमान के अनुसार माना गया है कि जितना हम खाना बनाते हैं, पूरे ग्लोब पर जितना हम खाना बनाते हैं उसका लगभग 25 से 30% भाग, यानी कि जितना हम खाना बनाते हैं उसका लगभग 25 से 30% भाग फेंक दिया जाता है, वेस्टेज के रूप में चला जाता है। ये एक बहुत खतरनाक फिगर है, क्योंकि जितना हम खाना बनाते हैं उसका लगभग 25 से 30% भाग हम फेंक देते हैं। इसका हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है देखिए, एक तो जो ये खाना है, जो खाद्य पदार्थ है, इसके उत्पादन में जो कृषि कार्य हुआ है, इस कृषि कार्य में हमने क्या किया है, स्वच्छ जल का उपयोग किया है। इसी कृषि में हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया है, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं। इनके कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। जैसे नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है उनसे, वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में है। दूसरा, इन खादानों में अगर धान की खेती की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि धान की खेती में मीथेन उत्सर्जन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, मीथेन का उत्सर्जन बढ़ा है। अगर इनके भंडारण में हमने इन खादानों के भंडारण में भंडार गृहों का उपयोग किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कूलिंग एलिमेंट्स के लिए एनर्जी का हमने उपयोग किया है भंडार गृहों का। ठीक है। फिर इन खादानों के प्रोसेसिंग के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया है, तो जाहिर सी बात है कि उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। दूसरा कि इनके ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी मात्रा में हमने फॉसिल फ्यूल खर्च किया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। फिर इनकी प्रोसेसिंग में, इनको बनाने में बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च किया है, बनाया है, पकाया है, उसमें ऊर्जा खर्च हुआ है, उस प्रक्रिया के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। फिर इनके पैकेजिंग में हमने खर्च किया है पैसा, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में, फिर उसके भंडारण में, यानी कि ये 25 से 30% जो खाद्यान्न है इसके बनने तक कई चरणों में हमने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। तो पहला तो यही है कि 25 से 30% खाद्यान्न फेंक रहे हैं, तो इनके उत्पादन से लेकर, प्रसंस्करण से लेकर, इनके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बहुत बड़ी मात्रा में कई चरणों में हमने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या किया है हमने कि जब इस खाने को फेंक दिया है तो इसका डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि इसका अपघटन होगा, और अपघटन की क्रिया के दौरान, डिकम्पोजिशन की क्रिया के दौरान बड़ी पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा। अर्थात अगर हम जितना फूड ग्रेन है हमारे पास, और ये ऐसा फूड ग्रेन है जिसको कुक्ड फूड ग्रेन बोलते हैं, यानी कि ये पका हुआ खाना है, इसको उत्पादन से लेकर हमारी थाली में आने तक कई चरणों में इसने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। ठीक है। इसको फेंक देते हैं तो फिर इसके डिकम्पोजिशन के दौरान
फिर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा। यानी कि ये 25 से 30% खाना है, ये कई चरणों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। एक तो इसका इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में है, दूसरा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि होती है, क्योंकि उत्पादन, भंडारण, वितरण सब में बहुत बड़े पैमाने पर इसमें आर्थिक लागतें हैं, और ये वेस्ट हो जाता है तो वो आर्थिक लागतें भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। और इसको यदि बचाया जाए, जो हमारा फूड ग्रेन्स वेस्टेज है इसको बचाया जाए, तो इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इससे हमारे सामने जो खाद्यान्न का संकट है, या हमारे विश्व में वो सेक्शन है जो भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्याओं से ग्रसित है, उसको इससे हम पूर्ति दे सकते हैं, या इस जो वेस्टेज है इसको कम कर लेंगे तो उसको ईजिली हम अवेलेबल करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें खाद्य पदार्थों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं तो ये कई रूप में हमारी इन्वायरमेंट में या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था पर भी ये एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कई समस्याओं को एक साथ बढ़ा दे रही है। ठीक है, पहला है हमें वन रोपण करना है, दूसरा है हमें खाद्य पदार्थों को नष्ट नहीं करना है, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, कि अपने लाइफ स्टाइल में सकारात्मक परिवर्तन करना है। यानी कि अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे बनाना है कि जिसमें अधिक से अधिक ऊर्जा को बचाया जा सके, या कम से कम ऊर्जा का क्षय किया जा सके। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि गैस को खुली छोड़ देते हैं, या गाड़ियों को चलता हुआ छोड़ देते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो भी वो गाड़ियों को स्टार्ट रखते हैं। इसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जेल बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो खाद्य पदार्थ लेते हैं लेकिन उसका सेवन नहीं करते हैं, उस दौरान भी बहुत बड़ी मात्रा में वो नष्ट करते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, जितना अधिक से अधिक ऊर्जा का बचत किया जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूटिलाइजेशन किया जा सके, ये सब काम किया जाएगा तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, अगला है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, जिनको कहा जाता है नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा को भी स्वच्छ ऊर्जा नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल तक तो वो राहत दे ही सकती है। यह जल विद्युत है, बायोगैस है, बायोमास है, इसका भी उपयोग किया जाए। यानी कि जीवाश्म ईंधनों का जितना कम से कम प्रयोग किया जाए। एक देखा गया है कि कृषि कार्यों के दौरान या कृषि कार्य में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, और ये रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि यूरिया का जितना उपयोग करेंगे तो इससे नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ता है। तो हमें अधिक से अधिक जैविक कृषि की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि जैविक कृषि करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम होगा। तो हमें इस ओर भी बढ़ना है कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। साथ में जो एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, और जो सामुदायिक समूह हैं, इनके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, और लोगों को ये कहा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना का समाधान सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी इस ग्लोबल वार्मिंग की घटना को रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पर कानून बनाया जाए, उसे लागू किया जाए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून बनाकर ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। ठीक है,
तो ये चैप्टर था हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए इसके। अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन किन कारणों से हुआ है और इसको कैसे कम किया